पार्किंसन डिजीज के 15 से 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कि किसी भी ट्रीटमेंट से और किसी भी मेडिसिन से कोई बेनिफिट नहीं होता। तो पार्किंसन जो बीमारी होती है इसमें दो कैटेगरी आती हैं, एक है इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज और दूसरा है एटिपिकल पार्किंसनिज्म या पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। तो जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज होती हैं इसके चार मेन फीचर होते हैं: ट्रेमर, स्टिफनेस, स्लोनेस और पोस्चर में इंस्टेबिलिटी। लेकिन जो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम वाले पेशेंट होते हैं इनमें ये सारे फीचर्स तो होते ही हैं, साथ में कुछ और ऐसे भी फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से हम जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि पेशेंट को इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है या फिर पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है। क्योंकि पार्किंसन प्लस सिंड्रोम का कोई खास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसमें पार्किंसनिज्म की कोई भी मेडिसिन जैसे सिंडोपा या पेसिटेन ये बिल्कुल भी काम नहीं करते और ऐसे पेशेंट जो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी के भी कैंडिडेट बिल्कुल नहीं होते। तो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम के जो बीमारी है इसमें चार टाइप की जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, चार टाइप की डिजीजेस होती हैं। इसमें सबसे सबसे जो मोस्ट कॉमन है वो है प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी। प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी जो है ये अर्ली 60 में जनरली स्टार्ट होती है और इसका बहुत ही फास्ट प्रोग्रेशन होता है और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसमें बहुत ही अर्ली स्टेज में जो है पेशेंट को फॉल होने लगता है और पेशेंट गिरने लगते हैं। जबकि जो इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज है इसमें जो फॉल जो पेशेंट को होता भी है तो बहुत ही लेट स्टेज में होता है, बीमारी शुरू होने के 8 से 10 साल बाद। तो पीएसपी में जो फॉल होता है वो जनरली पीछे की तरफ होता है। सेकंड, इसमें जो आई मूवमेंट है वो बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं और खासकर जो ऊपर नीचे देखने के लिए जो वर्टिकल आई मूवमेंट है उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। पेशेंट की स्पीच में प्रॉब्लम होने लगती है, पेशेंट को कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग या जो पेशेंट कंफ्यूज से रहते हैं और कुछ पेशेंट में स्लीप की प्रॉब्लम भी होने लगती है। और ऐसे पेशेंट में जो है एक खास जो है पेशेंट को अगर हम देखते हैं तो उनके लुक में एक खास साइन मिलता है जिसको कि हम प्रोसेरस साइन बोलते हैं। इसमें पेशेंट जो है बहुत ही टेंस टाइप का और इस टाइप से करके रहता है कि बहुत ही परेशान है, इसको हम प्रोसेरस साइन बोलते हैं। और पार्किंसनिज्म में की जो मेडिसिन होती हैं इसमें हम बहुत ही हाई डोज जो है सिंडोपा या लीवोडोपा मेडिसिन देते हैं तो कुछ पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड कर पाते हैं और साथ में पेशेंट को स्वेलोइंग की भी डिफिकल्टी रहती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है जो पीएसपी के बाद की जो सेकंड जो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है उसमें मोस्ट कॉमन सेकंड जो है वो है मल्टी सिस्टम एट्रोफी या एमएसए। तो एमएसए में इसका भी जो है बहुत ही फास्ट प्रोग्रेशन होता है और ये अर्ली 50s में स्टार्ट होती है और साथ में इसमें पार्किंसंस के तो फीचर्स होते ही हैं, साथ में पेशेंट को ऑटोनोमिक डिसफंक्शन होने लगता है, पेशेंट को डिजीनेस या ऐसा लगता है कि सर बहुत हल्का सा हो गया है और कई बार जो है फॉल हो जाता है ब्लड प्रेशर गिरने की वजह से जिसको कि हम सिंकोपल अटैक बोलते हैं। साथ ही पेशेंट को स्यूडोबल्बर पैल्सी होने लगती है, पेशेंट अपने फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, अचानक से किसी बात पे हंसेंगे तो हंसना ही शुरू कर देंगे, रोएंगे तो रोना ही शुरू कर देंगे। इसको हम स्यूडोबल्बर पैल्सी बोलते हैं। पेशेंट को जो है लिम्स का मूवमेंट कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आने लगती है, इनकोऑर्डिनेशन होने लगता है, क्लमसीनेस होने लगती है और स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है और पेशेंट का जो अंडरस्टैंडिंग है या कॉग्निशन है वो भी जो है इसमें अफेक्ट होने लगता है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगती है। और ऐसे पेशेंट में एक एमआरआई में एक स्पेशल फीचर मिलता है जिसको कि हम हॉट क्रॉस बन साइन कहते हैं और इसके बेस पे भी कई बार जो है हम इस प्रॉब्लम को जो है डायग्नोज कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम में है उसमें है कॉर्टिको-बेसल डीजनरेशन या सीबीडी। सीबीडी जो है जनरली 60s में स्टार्ट होती है, 60 साल की उम्र में स्टार्ट होती है और मैक्सिमम केसेस में जो है इसका जो प्रेजेंटेशन इनिशियल होता है वो एक तरफ होता है, यूनिलेटरल होता है और इसमें पेशेंट को जर्क होने लगते हैं एक हाथ और पैर में, एप्रेक्सिया होने लगता है और साथ में पेशेंट को ऐसा लगता है कि एक हाथ और पैर जो है उसका है ही नहीं, ये किसी और जो है मतलब उससे जो है इसका कोई रिलेशन नहीं है। तो वो एक लिम्ब तो उसकी ठीक रहती है, एक हाथ और पैर तो ठीक रहता है, लेकिन दूसरा हाथ और पैर ऐसा उसे फील होता है कि जैसे उसका नहीं है, किसी और का है और इस बीमारी का भी बहुत ही रैपिड प्रोग्रेशन होता है। नेक्स्ट जो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम है वो है डीएलबी जिसको कि हम डिमेंशिया विद लीवी बॉडी डिजीज बोलते हैं। तो डीएलबी में पेशेंट को जो है जो पार्किंसन के जो मेन फीचर हैं वो तो होते ही हैं जिसको कि हम मोटर सिम्टम बोलते हैं, ट्रेमर, स्टिफनेस, स्लोनेस और पोस्चर इंस्टेबिलिटी, लेकिन साथ ही जो पेशेंट का बिहेवियर या कॉग्निशन है उसमें भी जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं
और इनफैक्ट जो है हम इस प्रॉब्लम को इस बेस पे डायग्नोस करते हैं कि जो कॉग्निशन की और बिहेवियर की जो प्रॉब्लम है वो ये जो पार्किंसंस के जो बाकी फीचर्स हैं उससे पहले स्टार्ट हुई है, 1 साल पहले स्टार्ट हुई है। और साथ ही पेशेंट को जो है हेलुसिनेशन होने लगते हैं, कोई कभी कुछ दिखने लगता है, कभी कोई आवाज़ें आने लगती हैं। और साथ ही पेशेंट इस बीमारी में एक और फीचर होता है कि फ्लक्चुएशन जो है पेशेंट के सिम्टम का होता है। मतलब कि कोई कुछ दिन तो पेशेंट के बहुत अच्छे निकलते हैं, वो मतलब बिल्कुल वो अलर्ट रहता है, बिल्कुल कॉन्शियस रहता है, बिल्कुल ओरिएंटेड रहता है, और कुछ दिन में पेशेंट बहुत ही डाउन रहते हैं और जो है उनको बिहेवियर की प्रॉब्लम आने लगती है। तो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम की डायग्नोसिस और जो है वो बहुत ज़रूरी है, और कई बार जो है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और कई बार जो है पेशेंट मिसडायग्नोस हो रहते हैं, पता ही नहीं चल पाता कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। और कभी वो एक डॉक्टर को दिखाते हैं, कभी दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम वैसे की वैसी रहती है। तो पार्किंसन प्लस सिंड्रोम का अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो एटलीस्ट जो है पेशेंट और उनके केयर गिवर को ये चीज़ तो पता चल जाए कि इनको ये प्रॉब्लम है, और उसके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली जो है वो बिहेवियर थेरेपी, फिजिकल थेरेपी और जो है बाकी चीज़ें जो है मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि पार्किंसन प्लस सिंड्रोम में पार्किंसनिज़म की कोई भी मेडिसिन जो है वो खास काम नहीं करती। इस बीमारी का इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे पेशेंट की जो प्रोग्नोसिस बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। तो पीपीएस में हम जनरली जो साइंटिफिक डाटा है उसके अकॉर्डिंगली जो पेशेंट का जब डायग्नोसिस बनती है या जब सिम्टम स्टार्ट होते हैं तो उससे जो उनकी लाइफ है वो जनरली 8 इयर्स के तकरीबन होती है। धन्यवाद।